जो है ना अपना आइडियाज बताते चलेंगे कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हम लोग क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बात बताई गई है। उसके अलावा भी हमारे पास और जी भी एक अनाउंसमेंट है कि जो भी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन और उसके सही आंसर होंगे, उसको हम लोग लास्ट क्लोजिंग सेरेमनी पे जो है ना उसका विनर जो भी अनाउंस होगा वो वहाँ पे अनाउंस कर देंगे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। और कुछ अनाउंसमेंट कल भी करेंगे, कुछ परसों भी करेंगे, ताकि हमारे यहाँ अनाउंसमेंट भी चलते रहें, ताकि लोग पार्टिसिपेशन भी करते रहें। इस सेशन का रखने का मकसद ये था कि दूसरे सेशन और वेबिनार में स्पीकर बात कर रहा था, इसमें आप बात बताएं कि आपके हिसाब से क्या है, किस तरह से हो सकता है, वो हम लोग आपसे भी लेंगे। कुछ हमारे यहाँ मेंबर्स अवेलेबल हैं जिन्होंने कास्टियाना पाकिस्तान हमारी क्लास में तो अच्छा पढ़ा था, वो आज आपके साथ, वो भी आपके साथ हैं होंगे, वो भी अपने आइडियाज़ वगैरह जो भी होंगे वो भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कोई भी बंदा म्यूट करके वो बात बता सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये है। या चैट बॉक्स में लिख दें ताकि हमें भी पता चले कि ये बातों, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन होगी ताकि हम लोग सेशन को आगे लेकर चलेंगे। अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो हम लोग सेशन को जो है ना यहाँ ही तक ही वाइंड अप कर पाएंगे। तो कोशिश करें, पार्टिसिपेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप भी लें और दूसरों को भी देते हैं। A constitution is a set of fundamental principles or established procedures according to which a state or other organization is governed. और इसके अलावा और कोई बात बताना चाहे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आई थिंक तो चैट बॉक्स में है कि किसी ने लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सही है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक बेसिक ऑन द इस्लामिक। सही है, ये भी सही है। 17 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 17 टू रूल एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी बात भी बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस जो भी फंडामेंटल स्टैंडर्ड बाय द स्टेट पीपल एंड देयर फंडामेंटल राइट्स, ये भी अच्छी बात है। Constitution is set of the fundamental principle establish the people according to their state or organization। ये भी बात है। Rules and regulation to follow a state। Supreme law which is provide fundamental rights, other right and in country and the basic on Islamic teaching। Constitution is basic law which is land regulate the whole principle and fundamental laws in the country। ये भी बात बिल्कुल सही है। म्यूट करके आतिश मोहम्मद वो वही आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो भी चैट बॉक्स में आते रहेंगे वो भी हम लोग आगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारा आइडिया क्या है वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अंताज मोहम्मद, सर, इफ आई एम नॉट राइट राइट जी रॉन्ग। सर, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री का। लैंड लैंड का जो सुप्रीम लॉ होता है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो स्टेट्स के, उनकी जो लाइबिलिटीज हैं, उनके जो राइट्स हैं वो बता दिए जाते हैं। सिटीजन्स को राइट्स दिए जाते हैं, इसमें सारा कुछ बता दिया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट। इसके अलावा और कोई बात करना चाहे इस टॉपिक पे, कोशिश करें म्यूट करके बताएं ताकि आपका भी कॉन्फिडेंट लेवल बूस्टअप हो, हमारा भी लेवल बूस्टअप हो, ताकि हम लोग जो है ना एक डिस्कशन पे चला जाए। अगर किसी को और को भी बात करनी है तो बता दें। नित्य कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड स्टेटमेंट दैट गाइड द प्रिंसिपल लॉ एंड रेगुलेशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा और कोई। अस्सलाम वालेकुम प्रदीप साहब। वालेकुम सलाम सर। मे आई ऐड समथिंग? यस यू मे, दिस इज ओपन डिस्कशन, एवरीवन कैन बी a participation on it। एक्चुअली बेसिकली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करें तो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है उसके अंदर कोई भी एक स्पेसिफिकली डेफिनेशंस नहीं है हमारे पास कि भाई अगर जैसे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके बाद आपके पास एक प्रिंसिपल पॉलिसी है, तो मतलब डिफरेंट चैप्टर्स हैं कि उनके अंदर हर चीज़ को एक उन्होंने जो है ना स्ट्रक्चरली डिफाइन किया हुआ है। तो हमारे पास एक कोई भी आप कह लें कि एक प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो नहीं है, पर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम रहकर अगर हम अपनी जो है ना माइंड को यूज करके डेफिनेशन लें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ लैंड
उसके अंदर जो भी हमारे पास मेनली 3 आर्गन्स आते हैं स्टेट के। आपका पहला आर्गन आता है लेजिस्लेचर, दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा आता है आपका जुडिशरी। इन तीनों ऑर्गन्स के राइट्स क्या होंगे, इन तीनों ऑर्गन्स के ड्यूटीज क्या होंगी, ये जो है आर्गन वो आपस में काम कैसे करेंगे, और अगर इनके अंदर कोई डिफरेंस आ जाता है उस डिफरेंस को मिटिगेट कैसे किया जाएगा। तो बेसिकली ये एक हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो मेनली हमारे जितने भी फाउंडेशनल फंडामेंटल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं उसकी जो है वो राइट्स एंड ड्यूटीज को प्रिस्क्राइब करता है। सर ये आपने लेंदी डिस्कशन में बता दिया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन एक कहीं भी बताया नहीं जा गया है, तो इसको भी हम लोग फर्दर एलोबरेट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 27 पार्टिसिपेशन अवेलेबल हैं, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि 27 पार्टिसिपेशन से ही हम लोग आइडिया ले लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो अगर आप में से कोई और बताना चाहे तो हम लोग और से भी लेंगे। आई थिंक तो देयर इन चैट बॉक्स Supreme law of the Pakistan which provide in the fundamental rights and other rule and regulation among the basic on the Islamic law। ये भी बात बिल्कुल सही है। Outline of the government power structure guarantee and freedom of law and policy protect citizen within and powers। ये भी बिल्कुल बात सही है। It is the fundamental principle by the state in government। ये भी बात बिल्कुल सही है। The constitution is mother of law। ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि मदर है वो, सारी उस पे भी हमारे यहाँ राइट्स वगैरह सारी चीजें जो है बताई गई हैं। रिक्वेस्टिंग टू ऑल द पार्टिसिपेशन प्लीज मस्ट पार्टिसिपेट इन के हम लोग डिस्कशन को डिस्कशन के बेसिस पे चलें, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा डिस्कशन में सीखते हैं, तो पढ़ाई से ज़्यादा हम लोग डिस्कशन से सीखते हैं। मेरा अपना आइडिया है, हम लोग ग्रुप में बैठते हैं तो ज़्यादा डिस्कशन में सीख लेते हैं। आपके हिसाब से क्या है तो आप बता दें। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन स्टेटमेंट विच बेसिक ऑन द रूल्स एंड प्रिंसिपल थ्रू द होल द कंट्री एंड गवर्न। मेरे हिसाब से तो सबने सही बताया, तो हम लोग एक और दूसरे क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन इज, सर कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेलिंग, yes, don't go the constitution spelling or anything, so we are the you will understand the what is right or wrong, then you have to go into the don't go, because you know the law is also defined in the section, that's also a main factor। So what is the fundamental rights, everyone can be a participant। second question is what is fundamental rights। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो। सलाम मैम, यू आर ऑडिबल। बस इसमें जो क्वेश्चन है तो जितने से लिखा है कि कौन सा तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो बाकी तो सब सही है, मुझे तैयार नहीं था, तो मुझे कंफ्यूजन ये है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हर वक्त रिटर्न मुझे ये होता जरूरी थोड़ा ना। पांच जो है सेलेक्ट फीचर्स पढ़ना है तो उनमें समटाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन मैम आपका अनरिटन थोड़ा हो सा जाता है। माइक माइक को थोड़ा सा सेट कर दें, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आई थिंक तो मेरे पास क्लियर नहीं है या सबके पास क्लियर नहीं है, वो आप बता दें। हेलो। नाउ यू आर ऑडिबल मैम, थोड़ा सा माइक को आगे थोड़ा सा करें ताकि लोगों को जो है ना सही क्लियरिटी नजर आए। आपका क्या क्वेश्चन है तो। हेलो। हाँ सही है। यस यू आर ऑडिबल, थोड़ा सा क्लियर करें अपने आप को। मुझे क्वेश्चन ये है कि जितने के लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर हम बेसिक डॉक्यूमेंट्स होगा, सुप्रीम डॉक्यूमेंट्स होगा, तो ये तो ठीक है। तो रिटन डॉक्यूमेंट समटाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी होता है ना। जब हम साइलेंट फीचर्स पढ़ना आयो तो ऊपर साइलेंट फीचर्स ये हो है कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अनरिटन हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक ही क्लियर है ना इन पॉइंट से, तो रिटन एंड अनरिटन वेट करिए तो ना, तो फिर कहीं पर ये मेंशन करें कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, इज इट ओके और नॉट। मैम का ये सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है रिटन डॉक्यूमेंट है या अनरिटन डॉक्यूमेंट्स है, इसका पर्सपेक्टिव आपके हिसाब से क्या है, तो इस चीज पे हम लोग बात करें। आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुस्कान। यस। तो बेसिकली जो प्रदीप, यस यू में वो क्वेश्चन है मैम का वो रिटन और अनरिटन के हवाले से। देखें हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स हैं वो बिल्कुल मैम ने सही कहा। जैसे कि यूके के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर
कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए और यूके का होता है, तो बेसिकली उसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि भाई यूके का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। तो व्हाट डज मीन बाय अनरिटन के मतलब हमारे माइंड में यही मतलब क्लिक होता है कि भाई उनके पास कोई लॉ ही नहीं है, वो जस्ट जो है वो अनरिटन का मतलब ये होना कि वो कोडिफाइड फॉर्म में कौन है, ठीक है। देखो कोई जी डॉक्यूमेंट को कोडिफाइड फॉर्म में कौन है, अनकोडिफाइड है तो पाणन का अनरिटन था। तो इनका ये मतलब है कि वो लिखल कौन है या उनका कोई लॉ कौन है, ठीक है। लॉ न- का न- वो कोडिफाइड फॉर्म में कौन है। बिल्कुल बिल्कुल तव्हां सही पिया चओ। पर मैम ॾिसो जेको आहे न यूके जो जेको कॉन्स्टिट्यूशन आहे उन अंदरि जेको आहे सोर्स ऑफ लॉ खे अगरि तव्हां टच कयो हुजे एक्सक्यूज उन मी जो source- एक्सक्यूज मी, अगर आप उर्दू में बात बताएं तो कि लोगों को समझ में आए, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन ओवरऑल वर्ल्ड के पाकिस्तान के पार्टिसिपेशन है, तो हर कोई सिंधी नहीं समझ सकता। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल। बेसिकली मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने सोर्स वाइज टच किया हो कि यूके के जो कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स क्या हैं, तो उसके अंदर एक कन्वेंशन है और कस्टम्स हैं, उसके बाद जो उनकी पॉलिसीज हैं, उसके अंदर आप अगर कन्वेंशन ने टच किया हो तो मतलब जैसे कि आपका वहां पे मुनार्क जो है वो उसको मतलब थ्योरेटिकली, अब जैसे कि हमारे पास प्रेसिडेंट है उसको थ्योरेटिकली मतलब जो है ना इख्तियारात ज्यादा दिए गए हैं, पर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो उसके पास मतलब एज सच कोई ऐसा कोई पावर नहीं है। तो इसी तरीके से वहां पे कन्वेंशंस बिल्ड की गई हैं कि भाई जो स्टेट के जो भी फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए उनके पास कोई भी एक कोडिफाइड फॉर्म के अंदर कोई लॉ या कोई इनेक्टमेंट नहीं है जो उनको मतलब वो चीजें असाइन करें कि भाई आपने यही चीजें करनी है। उनकी एक कन्वेंशनल तरीके से मतलब वो एक प्रैक्टिस बन गई है उनकी। तो ये चीज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अगर आपने अगर सेटिस्फाई हुई हो क्वेश्चन से, जवाब से। जी जी ये तो आप सही कह रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था ना, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जब डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे डिफाइन करें, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सही नहीं होगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो समटाइम्स रिटन भी होता है, अनरिटन भी होता है। तो हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट और सुप्रीम डॉक्यूमेंट। आप सही में तो मैं ये कहना चाह रही हूँ। अगर किसी को इसके बारे में कोई और चीज पॉइंट ऐड करनी है तो ऐड कर सकता है, नहीं तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चले जाए। इन दोनों में ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। जैसे अब जैसे है ना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे जैसे 1973 का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं और हमें बुक्स वगैरह मिल जाती हैं ये चीजें। अब जो है पावर में कौन होगा, पीएम होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो भी लिखा हुआ है इसमें, सही है। जो एजुकेशन वगैरह उसके जो लॉज वगैरह है, वो सारे लिखे हुए हैं उसमें। लेकिन जो अनरिटन होता है तो वो ऐसे होता है जैसे पास्ट में जो डिसीजन हुए होते हैं तो उसको देख के फिर डिसीजन लेते हैं। जैसे आजकल जो विलेज साइड है तो वहाँ ऐसा होता है, जो फैसले वगैरह करते हैं जो वडेरे होते हैं वहाँ के, तो वो जो फैसला लेते हैं वो जो पास्ट जो डिसीजन हुए होते हैं ना उसके उसको लेके फिर फैसला करते हैं। मतलब उनका जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता कि ये आपने अगर जुर्म किया है, क्राइम किया आपने, तो इसको इसकी सजा आपको ये मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता उनका। उनका फिर ये होता है कि जो पास्ट में किसी को जो उस गुनाह की सजा मिली थी वो ही इनको मिलनी है। आई थिंक यही है दोनों में फर्क। इसको अगर और कोई आइडेंटिफाई करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चले जाए। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। आपके हिसाब से फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए और क्या हैं। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दें तो फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में डिफरेंस क्या है, वो भी अगर हम लोग इस चीज पे बात कर पाए तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा और इफेक्टिव बन जाएगा। बेसिकली जी जी, यस यस, यू आर जो क्लियर। आपके फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स हैं और ह्यूमन राइट्स, फर्स्टली आई विल टेकल द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो उसके अंदर मेनली जो डिफरेंस है, आसान अगर अल्फाजों में समझा जाए तो ये है कि ह्यूमन राइट्स आपके और फंडामेंटल राइट तकरीबन सेम है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट वो सेम है, पर इनका जो स्टेटस है, इनकी जो अप्लीकेबिलिटी है, उसके अंदर हमें डिफरेंशिएट नजर आता है। कैसे कि ह्यूमन राइट्स आपके वो राइट्स हैं जो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक है ना। अब ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है आपका बिल ऑफ ह्यूमन राइट, बिल ऑफ राइट्स के बाद। यूनाइटेड नेशन 1945 में बना। उसके बाद जो पहला मतलब ह्यूमन राइट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर या ह्यूमन राइट्स के लिटरेचर पे जो काम किया गया, उसके अंदर हमारे पास मेन जो 3 इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट हैं, वो हमारे पास, पहला है हमारे पास यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसके बाद आईसीसीपीआर, और तीसरा भी आई गेस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऐसी कोई कन्वेंशन है। तो बेसिकली दीज वर द 3 कन्वेंशंस। उसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है कि मतलब एक बुनियादी हमें कॉन्सेप्ट मिला कि भाई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं, ठीक है ना। अब वो ही राइट्स आपके आर्टिकल 8 से लेके 28 जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर दिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर पार्ट 2 अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 8 से लेके 28 तक हमारे पास जो राइट्स हैं वो सेम ही आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। अब अगर हम इसको सेपरेटली डिस्कस करें तो इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमने ह्यूमन राइट्स से मतलब वहां से बोरो करके थ्रू अमेंडमेंट हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फॉर सपोज कैसे राइट, जैसे कि 10A। तो बिफोर द 18th amendment, 10A was not the part of our constitution. Neither it was the part of 1956 constitution, nor it was the part of 1962 constitution. 1973 जो आइन बना, उसके बाद जो 18th amendment हुई, 18th amendment के थ्रू आर्टिकल 10A को इनकॉर्पोरेट करके हमने राइट टू फेयर डाला। राइट टू फेयर ट्रायल हमने इनकॉर्पोरेट किया हमारे इसी चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली राइट टू फेयर ट्रायल हमने कहाँ से लिया? यूडीएचआर से। यूडीएचआर 1945 के अंदर आई गेस ये इंस्ट्रूमेंट आया था, और इसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, आई डोंट नो द एग्जैक्टली नंबर ऑफ दैट प्रोविजन, पर उसके अंदर इसको मतलब एस्टैब्लिश कर दिया था बहुत ही पहले। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। और अब अगर बात करें फंडामेंटल राइट होते क्या हैं, आपके जो भी बुनियादी लिबर्टीज हैं आपकी, आपको बोलने का हक, आपको जो है ना ट्रेड जो प्रोफेशन है, राइट टू ट्रेड, या जो भी मतलब जो भी बुनियादी हुकूक जो आपको मतलब सोसाइटी में रहने के लिए जो रिक्वायर होते हैं, वो आपके मेनली जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये तो हो गए। अगर आप में से कोई और भी पार्टिसिपेशन करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस के आंसर आ चुका है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके भी आंसर्स का थोड़ा सा शॉर्ट में बनाते कि चलेंगे। और उसके बाद अगर आप में से कोई भी म्यूट करना चाहे तो वो भी आप म्यूट करके वो भी इसके बारे में फर्दर एलोब्रेशन कर सकता है कि फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में क्या ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस बन सकता है। Okay, first of all, I will tell about you fundamental rights. What is fundamental rights? Fundamental rights are basic rights and freedoms that are inherent to all human beings and are essential for a dignified and fulfilling life. Then I will tell you about human rights. What is human right? Human rights are universal and indivisible rights that belong to every human being, regardless of their nationality, race, gender, language, religion, or any other status. Okay. Then I'll tell you about difference between them. What is the difference between fundamental rights and human rights? ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल लेवल के उनका जो है सिस्टम होता है। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जो है स्पेसिफिक किसी कंट्री के होते हैं। इट मींस इनका जो रिलेशनशिप होता है वो कंट्री टू जो उनके सिविलियन होते हैं, जो सिटीजन होते हैं कंट्री के, उनके बीच में होता है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है इसका वो ये कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, एसोसिएशन जो होती हैं वो देखती हैं, और जो ह्यूमन होते हैं फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको देखने वाला, उनको इन्फोर्स करने वाला हमारी कोर्ट्स होती है, वो हमारे जो इंस्टीट्यूशन बने होते हैं, ये होता है सब। तो यही है सब कुछ।
कोशिश करें थोड़ा सा शॉर्ट समराइज करें ताकि सब लोगों को पार्टिसिपेशन करने की बात मिले। एक बात बताएं, एक दूसरे पे रखें, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंटरकनेक्टेड रखने का हमारा मकसद ये था कि डिस्कशन डिस्कशन में रहे। कि अगर आप भी बोलेंगे तो लोग बोलेंगे यार ये तो सारे लोग ये खुद ही बोल रहे हैं। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करें। और मैं सब लोगों को गुजारिश करूंगा जो भी हमारे पार्टिसिपेशन है, अगर वो आप पार्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग चैट बॉक्स में जो भी हमारे कुछ आंसर दिए गए हैं तो उनसे लेते हैं कि क्या उन्होंने बात बताई है, तो उस हिसाब से आई थिंक सो। अगर देर आर डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट। तो अनिला सुमरो ने लिखा है फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट विच इज रिकग्नाइज्ड बाय कंट्री इटसेल्फ एंड ह्यूमन राइट रिकग्नाइज्ड बाय यूएनओ। ये भी बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने अपने हिसाब से अपनी एक्सप्लेनेशन दी। और फंडामेंटल राइट्स आर दोज, आई थिंक तो देर आर that was. Fundamental right, those right which is recognized by country itself, human right recognized by UN। ये भी बिल्कुल बात सही है कि आपके हिसाब से ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल एंड फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल डिग्निटी और फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफाइड कंट्री। मैं सब लोगों को गुजारिश करना चाहूंगा कि चैट बॉक्स से ज्यादा अगर आप म्यूट करके बताएंगे तो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि मैं चैट बॉक्स में इतने क्वेश्चन आंसर कम पढ़ पाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप लोगों की सबके पढ़ूं, पर इतने आंसर आ चुके हैं तो मैं कुछ आप लोग कोशिश करें म्यूट करके अपने आंसर खुद ही बताएं, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन में ज्यादा से ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर प्रदीप। यस यस यू मैं। वालेकुम सलाम। मैं भी इसमें कुछ कहना चाहूँगा। जी जी आप बोल दें। जी, फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में एक डिफरेंस ये भी है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज होते हैं, और जो ह्यूमन राइट्स जो है वो वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज होते हैं, और फंडामेंटल राइट्स उस ह्यूमन राइट्स से ही लिए जाते हैं। जैसे कि तकरीबन जो कंट्रीज के लॉ में जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो एनिमरेट कर दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, वो ह्यूमन राइट्स से अब लिए साहब गए अगर हैं। आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे ताकि सब लोगों को आवाज आपकी सुनने आए। आवाज आपकी बिल्कुल थोड़ी सी कम आ रही है, तो आपके हमारे लिए भी मसला है और आप इस पार्टिसिपेशन के भी मसला है। थोड़ा सा लाउड बोलें। अच्छा, अभी सही आ रहा है आवाज नहीं? यस बिल्कुल ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो मैं आगे इसको बताना चाहूंगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं वो एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, दे आर कंडीशनल राइट्स। जो वो बात लिखी गई है आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। हम कहते तो हैं हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 8 से लेकर 28 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, कंडीशनल राइट्स हैं। वो कैसे? जैसे कि आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि अगर कोई फोर्स वगैरह बनती है किस कंट्री में, अगर पाकिस्तान का ही हम एग्जांपल ले लें, तो अगर फोर्स वगैरह बनेगी तो फंडामेंटल राइट्स की फॉर एग्जांपल वायलेशन अगर हो वहाँ, तो उस वायलेशन हो, अगर फॉर एग्जांपल वायलेशन हो तो वो वायलेशन हो सकती है फंडामेंटल राइट्स की, क्योंकि आर्टिकल 8 हमें ये भी बताता है कि फॉर एग्जांपल हमें जो है मेंटेनेंस, पब्लिक पीस और मेंटेनेंस के लिए जो भी कानून बनाना पड़ेगा वो हम बनाएंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ क्यों ना हो, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ क्यों ना हो, वो हम लॉ बना सकते हैं। और जो दूसरी बात कहना चाहूँगा कि हम सबके मुंह से सुनते हैं कि आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक फंडामेंटल राइट्स है, तो बेसिक ये बात बिल्कुल सही है। मगर मैंने एक टेस्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे। तो ऑप्शन जो है ना से आर्टिकल 8 है, वो फंडामेंटल बेसिकली फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा। आर्ट फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं हमारे आर्टिकल 9 से 28 तक, क्योंकि आर्टिकल 8 सिर्फ हमें ये बताता है कि जो कवानीन जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होंगे वो नल एंड वाइट करार होंगे, नल एंड वाइट करार होंगे। तो मींस आर्टिकल 8 अहमियत तो रखता है, अहमियत का हामिल तो है, मगर वो फंडामेंटल राइट हमारा नहीं है। वो जनरली हमें एक्सप्लेन करके बताता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आगे उन लोगों को जो है ना सपोर्ट करता है आर्टिकल 8। इस बात पर आपकी राय क्या है कि कंडीशनल और एब्सोल्यूट राइट्स क्या है?
दूसरा क्वेश्चन जो भाई ने राइज किया है कि जो ये आर्टिकल 8 जो है डील नहीं करता, मोस्टली डील नहीं करता कि फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से। आपका क्या इस चीज पे डिस्कशन है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने बात बताई कि 8 to 28 डील कर रहा है? यहाँ पे एक सिनेरियो आया हुआ है कि 8 जो है ना आर्टिकल जो है ना फंडामेंटल राइट से डील नहीं कर रहा। आपका क्या आइडियाज है इस पे? हम लोग अगर डिस्कशन करना चाहें तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मिस्टर प्रदीप, मेरा कहने का ये मकसद नहीं है कि आर्टिकल 8 हमारा फंडामेंटल राइट ही नहीं है। हमारा फंडामेंटल राइट तो है, मगर जो है वो सिर्फ हमें राइट दे नहीं रहा कोई। फॉर एग्जांपल जैसे राइट टू स्पीच हो गया, फेयर ट्रायल हो गया। अगर हेलो। इस बात पे कोई और एडिंग करना चाहे तो ऐड कर सकता है। जी जी मैम। हेलो। जी जी, यू आर बेसिक एडेबल। हाँ मिस्टर याज जो कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं। इस तरह से उनकी बात सही है कि ये सिर्फ हमारा फंडामेंटल राइट नहीं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो आगे दे रहे हैं उनको प्रोटेक्ट भी कर रहा है ना। जैसे कोई भी लॉ अगर हम फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बनता है तो वो नल एंड वॉइड होगा ना। तो ये एक तरीके का प्रोटेक्शन भी दे रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। बिल्कुल आपकी बात सही है। एक एक हमारे यहाँ नीचे क्वेश्चन आया है, 8 आर्टिकल नॉट डील विद फंडामेंटल राइट बट इज सपोर्टिंग, दिस इज टोल्ड बाय सर्वसी है। क्या आपकी बात भी रखी जाए कि ये हमारे सपोर्टिंग आर्टिकल्स है? इसके बाद पे आपका क्या सहन रहा है वो भी आप बता दें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पार्टिसिपेशन, आई थिंक तो 32 पार्टिसिपेशन है। इस पे क्या आपका है कि 38 जो आर्टिकल है वो सपोर्टिंग आर्टिकल है सब लोगों का? तो देखें जैसा you will speak without my taking my name. बेसिकली जो चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं वो राइटली पॉइंट आउट की गई हैं। बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 8 है ना, अगर प्लेन वर्डिंग पर अगर हम जाएं तो वो हमें बेसिकली ये मुख्तार, कहता है कि भाई लॉ you will speak. जी हेलो। Hello. If you are not speak, हेलो। then go to the other participant. We have go for second question. Yes, I was actually adding something in Article 8. So, if you allow me, I will Yes, yes, may I add yes something? सर। कोशिश करें थोड़ा सा शॉर्ट में समराइज कर दे, ताकि हम लोग ज्यादा से जी ज्यादा जी। क्वेश्चन और भी ले पाए। देखें आर्टिकल बेसिकली जो मतलब यहाँ पर सजेशन या बातें की गई है वो सही है, बस मैं जस्ट प्लेन वर्डिंग जो है वो उस पर थोड़ी फोकस करवाना चाहूँगा कि आर्टिकल 8 की जो प्लेन वर्डिंग आपका है आवाज उस क्लियर नहीं है पर आई थिंक। थोड़ा मुख्तार, मुख्तार आपका आवाज क्लियर नहीं। दोबारा रिकनेक्ट होकर दोबारा आए। अगर हम लोग दूसरी बात कहें, आपके हिसाब से जो ज्यादा से ज्यादा बुक्स में हमारे यहाँ होता है कि प्रीएम्बल, प्रीएम्बल क्या है? आई थिंक सो प्रेम्बल क्या है? तो प्रेम्बल की भी ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में पहले पहले स्टेबल प्रेम्बल दिया जाता है। हर बुक में प्रेम्बल की बात की जाती है। तो हम लोगों ने बोला कि यार इस चीज पे भी हम लोग कोशिश करें कि वो भी डिस्कस कर दें। तो आपके हिसाब से क्या है वो अपने हिसाब से हर कोई जो है ना आइडिया देख पाए। कोशिश करें जेड से ज्यादा अपने आप को अनम्यूट करके बात बताएं ताकि हम लोग। हेलो। यस यू आर डबल। प्रियम्बल सिंपली हम ये कह सकते हैं प्रियम्बल के मतलब कोई इट इज द मेन सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर बिहाइंड द एक्ट। मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी इलेक्टोरल हुई है, कोई भी एक्ट किया जाए तो उसके पीछे लॉ मेकर का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था एक एक्ट को देने के लिए ना। तो सिंपली प्रियम्बल हमें ये बताता है ना कि किसी भी एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है,
किस वजह से दिया गया है ना। ये भी बिल्कुल बात समझ में आ गई। और नीचे क्वेश्चंस में आया गया, preamble is the introductory statement which is outline the purpose and object and guiding the purpose of document which is such as constitution and treaty of law. Preamble is the introductory statement of section procedures main body of state. सबकी बात बिल्कुल सही है। और सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा राइज करें, अगर पर्पज ऑफ लॉ इट्स टू बी preamble is introducing। अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से preamble का भी मकसद ये होता है कि प्रेम्बल जो है बेसिक चीज़ों पे जो है ना बुक्स में बताया जाता है कि इसका मकसद बनाने का ये मकसद था। तो उस दिन भी सर ने हमारे यहाँ सफदर रसूल ने इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया। और यहाँ चैट बॉक्स में भी सबके आंसर आई थिंक तो क्लियर हैं। और दूसरी बात जो है हम लोग कहना चाहेंगे कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आपके हिसाब से सब्जेक्ट टू की माना क्या है, और क्या समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट टू की माना क्या है? हमारे यहाँ आई थिंक तो 30 पार्टिसिपेशन आर अवेलेबल। तो कोशिश करें म्यूट करके बताएं ताकि सब लोगों का सब्जेक्ट टू की माना भी समझ में आ जाए। अंतिश मोहम्मद को मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अपनी कैमरा ऑफ कर दें। सर 1 मिनट, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना है इधर। ओके सर। सब्जेक्ट की माना क्या है? आप लोगों से ज्यादा मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4 मिनट इस मीटिंग में, उसके बाद ही हम लोग एक सेम मीटिंग पे ज्वाइन करना चाहेंगे। आप लोग भी आए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ले सकें। प्रेम्बल हेल्प टू द ऑब्जेक्टिव एंड रेगुलेशन, ये बात तो प्रेम्बल की हो गई। उसके अलावा सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू डियर सब्जेक्ट टू सर टू द टॉपिक जो बात की जाए। जी 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 बोलें यार, एक सर बात अपना क्वेश्चन रिपीट कर दिएगा। सर, व्हाट इज सब्जेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में? अगर आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट की बात बताई जाती है, उसका मतलब आपके हिसाब से क्या है? सर जो डिफरेंट राइट्स हैं उनमें ये ज्यादातर किया जाता है कि सब्जेक्ट टू दिस। उसका मतलब है कि कोई ना कोई कंडीशन वहां पर अप्लाई हो रही है, जो अदर लॉज हैं उनको भी आपने फॉलो करना है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई फंडामेंटल राइट है उसके साथ लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू, तो उसका मतलब है कि इसके ऊपर सर्टेन लिमिटेशंस हैं, कंडीशंस हैं जिनको फॉलो किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप जो अपना राइट है वो आर्बिट्रेरीली या किसी तरह से भी इस्तेमाल कर लें। आपको दूसरे कवानीन जो हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में सब्जेक्टों का मतलब ये है। और कोई ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकता है। सब व्हाट इज सब्जेक्ट म्यूट करके। बेसिकली सब्जेक्ट टू आपका मतलब एक कंडीशन होती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर जो भी आर्टिकल आपको बुनियादी हुकूक देते हैं उनके अंदर ये सारे जो राइट्स हैं वो सारे कंडीशनल हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कंडीशन रखी गई है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे आर्टिकल 19 को ले लें, तो आर्टिकल 19 जो है वो हर शहरी जो है पाकिस्तान का उसको ये एक आज़ादी देता है कि मतलब वो बोल सकता है। अब मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि भाई उसकी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट ना हो, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ ना हो, पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसके खिलाफ ना हो, पाकिस्तान के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि आर्मी हो गई या इनके खिलाफ ना हो। तो इन के अलावा जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के डोमेन में आएगी। अदरवाइज जो है वो आपकी रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं सब्जेक्ट टू के अंदर। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ आंसर आ चुके हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आप लोगों के साथ, और चैट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं कि उनके आंसर दिए। ये देयर आर सम restrictions subject to refer a particular provision and condition in precedent to another dependent to another provisions। इसके अलावा अगर आप में से कोई और बोलना चाहे तो सब्जेक्ट टू समथिंग इज applicable for valid only if certain condition are met up। बिल्कुल आपकी बात भी बिल्कुल सही है मैम। इसके अलावा और कोई बात करना चाहे तो सब्जेक्ट टू के बाद।
ऐड कर सकता है। उसके बाद ही हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो 1 मिनट है, तो 1 मिनट में ये हो सकता है कि व्हाट इज मीन बाय प्रोविजो। अक्सर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अक्सर ये बात भी बताई जाती है कि प्रोविजो क्या मतलब क्या है। तो कोशिश करें अनम्यूट करके अपने जो है ना डिस्कशन में रखें। ऑल द पार्टिसिपेशन प्लीज पार्टिसिपेट इट। हेलो, यस यस मैम। मतलब ये होता है कि मतलब देयर आर सम एक्सेप्शन, मतलब जहाँ भी लॉज होंगे तो वहाँ एक्सेप्शन होती है। तो प्रोवाइडर का भी मतलब ये तो किसी भी लॉ में कोई प्रोवाइडर दिया गया है तो मतलब कुछ एक्सेप्शन दी गई है। इसको अगर कोई और एक्सप्लेनेशन और भी मद्देनजर रखते और एक्सप्लेनेशन करके चाहे तो इसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। और ऑल द पार्टिसिपेशंस प्लीज पार्टिसिपेट। सर आप ही बता दें सर। सर ये